हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा भाग 2। स्टूडेंट्स, सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक एकता के बारे में थोड़ा बहुत हम भाग 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए, दुर्गम समाजों को मुख्यतः जो है अविभेदीकरण और विभेदीकृत श्रेणियों में रखते हैं। अविभेदीकृत समाज यांत्रिक समाज है, जबकि जो विभेदीकृत समाज है इमानुएल दुर्कheim के अनुसार वो सहाअवयवी ऑर्गेनिक समाज है। इन दोनों समाजों में दुर्कheim उन कारकों को जानने की कोशिश करते हैं जिनके कारण इनकी एकता बनी हुई है। दुर्कheim की जिज्ञासा इसलिए भी है क्योंकि दोनों में श्रम विभाजन बिल्कुल अलग अलग होने के बाद भी दोनों में ही एकता पाई जाती है। इसलिए दुर्कheim इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रम विभाजन समाज के लोगों में एक संबंधता बनाता है। तो विभिन्न समाजों में मौजूद एकताओं का तुलनात्मक अध्ययन करके दुर्कheim ने पूरे समाज की जो एकता है उसको जो है 2 भागों में बांटा है। उनमें से पहला यांत्रिक एकता और दूसरा है सहाअवयवी एकता। तो यांत्रिक एकता के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं यांत्रिक सुदृढ़ता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, यांत्रिक समाज वस्तुतः अविकसित या आदिम समाज है। आदिम समाजों में उनका संगठन जो है छोटे आकार का होता है। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी और लगभग एक सी थी, तो भिन्नता वहाँ पर नहीं के बराबर थी। यहाँ लोगों में जो है मानसिक तथा वास्तविक आधार पर बहुत अधिक समानताएं थी। साथ ही उन पर जो है परंपरा, धर्म आदि का भाव भी था। इन सब के बावजूद इन सब के साथ में उस समय जो व्यक्तिगत समानता के आधार पर एक ठोस एकता बनी थी, उस ठोस एकता को ही इमानुएल दुर्कheim ने जो है यांत्रिक एकता का नाम दिया था। क्योंकि क्या था, उस समय सब लोग जो है जनमत या जो समूह का या समाज का जो मत है उसी के आधार पर अपनी परंपरा, धर्म और राजा के दबाव में जो है आंख मूंद कर या यंत्रवत कार्य करते थे। मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया। उसमें स्वयं का कोई विचार हमको ऐड नहीं करना था, स्वयं का कोई भी आपको योगदान नहीं करना था। जैसा मिला वैसे के वैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसमें क्या था कि व्यक्ति का जो स्वयं का व्यक्तित्व है वो एकदम मिट सा गया था और वह समाज के साथ यंत्रवत सोचता था, काम करता था और उसके आदेशों की पालना करता था। इसलिए इमानुएल दुर्कheim ने जो है इसको यांत्रिक समाज का नाम दिया था। तो देखिए, इसे यांत्रिक समाज क्यों कहा गया, यदि हम देखें ध्यान से तो एक यहाँ पर एक जो है सर्कल मैंने बनाया है। इस सर्कल की सहायता से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, इस समाज को यानी कि यांत्रिक समाज को स्थापित करने वाले विभिन्न अवयव जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि को इस सर्कल के रूप में हम बताते हैं। ये भिन्न वृत्तखंड जो है एक से हैं तथा उस सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा होते हैं। तो ये इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोपित रहते हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये सब जो है वृत्तखंड अवयव यानी कि ये जो टुकड़े हैं हमने अलग अलग 4 भागों में बांटा है, मिलकर एक सांस्कृतिक इकाई को बनाते हैं, जिससे समाज में एक प्राकृतिक सजातीयता आ जाती है और सभी लोग कैसे दिखते हैं, एक से दिखते हैं तथा एक निश्चित परंपरा, विश्वास के आधार पर जो है वो काम करते हैं। इसलिए इसे हम यांत्रिक समाज कहते हैं। तो इन समाजों में जो है श्रम विभाजन नाम मात्र का होता है, जैसे कि उम्र और लिंग के आधार पर। मूल रूप से यहाँ ये समाज जो है गोत्रों पर आधारित था, जो कि अविकसित समाजों में एक प्राकृतिक सजातीयता आ जाती है जिससे, और सभी लोग वहाँ एक से दिखते हैं तथा एक निश्चित परंपरा या विश्वास के आधार पर काम करते हैं, इसलिए भी इसे यांत्रिक बोल सकते हैं। इन समाजों में जो है हमने जैसा कि कहा श्रम विभाजन नाम मात्र का सा मिलता है। अब हम बात करते हैं सहाअवयवी एकता की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल यांत्रिक समाज के उलट समाज होता है। ये समाज जो है छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होता है। ऐसे समाज की विशेषता होती है कि अन्योन्याश्रय की कमी होती है। इसलिए एक समाज में जो कुछ होता है उसका शायद ही कोई प्रभाव किसी और समाज में हमें देखने को मिलता है। इसकी एक अन्य विशेषता की अगर बात करें तो वो ये है कि जो पहले से संबंधित है वो ये है कि वह जनसंख्या इस समाज में जनसंख्या के नैतिक एवं भौतिक घनत्व में कमी होती है। इसका मतलब ये है कि समाज में संपर्क बहुत ही सीमित लोगों के बीच में होता है। यह
सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना अलग अलग खंडों या अंगों में बटी हुई होती है और हर इकाई का, हर अंग का एक निश्चित कार्य होता है। ये अंग विभिन्न अवयवों या तत्वों से मिलकर बने होते हैं तथा एक केंद्रीय अंग के माध्यम से एक सूत्र में बंधे होते हैं। इसीलिए दुर्खिम ने इसे सहाअवयवी समाज का नाम दिया है। इसे भी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है अलग अलग अंग जो है समाज के दिए हैं और वो किस तरह से आपस में बंधे हुए हैं। अलग अलग इकाइयाँ हैं, अलग अलग केंद्र हैं, काम करने के अलग अलग सेंटर है लेकिन वो आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है और आपस में एक संबंधता उनके अंदर हमें दिखाई दे रही है। इस समाज में जो है व्यक्तियों का वर्गीकरण उनकी वंश परंपरा के आधार पर नहीं होकर उसके निश्चित क्रियाकलापों के आधार पर होता है। इसका कारण यह है कि जो वर्तमान सामाजिक दशाएं तथा कार्य पद्धति व्यक्तियों को उन जन्म स्थान पर मतलब रोक के नहीं रख के कार्य स्थल पर खींच कर ले आता है, क्योंकि इस समाज में जो है कार्य का ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार लोग एक आपस में मिलते हैं और उनमें अन्योन्याश्रय की वृद्धि होती है। समाज में जो है औद्योगिकरण की वृद्धि के कारण श्रम विभाजन भी विकसित होता जाता है और साथ ही नगरीकरण में भी यहाँ वृद्धि होती है, क्योंकि रोजगार के नए आयाम जो है दूर दराज से लोगों को खींचकर शहर की तरफ ले आते हैं, जिससे शहर या सहाअवयवी समाज की जनसंख्या में जो है लगातार वृद्धि होती रहती है। कार्यों का विशेषीकरण भी यहाँ पर खूब होता है, जिससे विशेष योग्यता वाले व्यक्ति ही उन विशेष कार्यों को करते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक एक या दो जगह या दो क्षेत्रों में विशेषता हासिल कर सकता है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं बहुतायत है, बहुत उनकी आवश्यकताएं अधिक है, जिसके लिए उसे क्या करना होगा, अन्य लोगों या अन्य कंपनियों की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार व्यक्तियों में संबंध स्थापित अपने आप ही होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अन्योन्याश्रयण। आए समझ में। तो अब अगर इसको एक एग्जाम्पल लें कि एक व्यक्ति फैक्ट्री में कुछ चीज़ों को बनाता है, किसी चीज़ का वो उत्पादन करता है जो कि मार्केट में बिकती है। इस तरह लोग उस उत्पादन के माध्यम से फैक्ट्री तथा उस उत्पादक व्यक्ति से संबंधित होते हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे वो प्रत्यक्ष हो। दूसरी तरफ उस व्यक्ति की अपनी खुद की आवश्यकताएं, जैसे क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की एजुकेशन या एंटरटेनमेंट आदि, बहुत सारी उसकी खुद की पर्सनल आवश्यकताएं। तो इनकी पूर्ति के लिए वो व्यक्ति जो कि उत्पादन कर रहा था कंपनी से, वह व्यक्ति क्या होगा, दूसरी संस्थाओं पर जो है डिपेंड होगा। इस प्रकार क्या होगा, दोनों तरफ के जो संपर्क है, जो संबंध है, वो क्या होगा, अन्योन्याश्रयण को जन्म देंगे। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे समाजों में जनसंख्या का नैतिक घनत्व तथा भौतिक घनत्व बहुत अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व की इसी आधिक्य के कारण इस समाज में जो है एकता बढ़ती है, सुदृढ़ता बढ़ती है, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं आसानी से यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, श्रम विभाजन ने एक और तो क्या किया, व्यक्तियों को अलग अलग समूहों में बांट दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उसी श्रम विभाजन ने क्या हुआ, सबको आपस में डिपेंड बना दिया। ठीक है। तो इसी को जो है इमानुएल दुर्खिम ने सहाअवयवी एकता का नाम दिया है। ठीक है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो आप देखिए, क्योंकि प्राणी के शरीर में पाई जाने वाली एकता भी इससे मिली जुली है। शरीर में क्या होता है, हाथ, पाँव, आँख, नाक, मुंह या शरीर के हमारा कोई भी अंग एक निश्चित पूर्व पहले से तय काम वो लोग करते हैं। हाथ अपना काम करता है, नाक अपना, तो एक का कार्य दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस प्रकार इन अंगों में क्या है, विशेषीकरण है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आँख देखने का कार्य सिर्फ आँखें ही कर पाएंगी, हाथ नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, वास्तव में ये एक दूसरे पर अधिक डिपेंड है। इस प्रकार आधुनिक समाज में जो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण होती हुई भी व्यक्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति और समूह में, समूह और समूह में पारस्परिक निर्भरता एवं एकता है, और यही जो है इमानुएल दुर्खिम के अनुसार सहाअवयवी एकता की स्थिति है। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दमनकारी कानून क्या है। तो यांत्रिक समाज में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, अभी हमने पिछली वीडियो में इस बारे में बात की थी। यांत्रिक समाज में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सामाजिक नियमों के उल्लंघन या अपराध पूरे समूह या समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता था, और इस अपराध का बदला जो है अपराधी से पूरा समाज या समूह मिलकर लेता था, और इस प्रकार के कानून व्यवस्था को इमानुएल दुर्खिम ने दमनकारी कानून नाम दिया है। तो यानी कि दमनकारी कानून जो है यांत्रिक समाजों में ही लागू था। प्रतिकारी कानून क्या है, यह जो है यांत्रिक समाज के दमनकारी कानून से बिल्कुल भिन्न
होता है और ये साविवी समाज से संबंधित होता है। इस समाज में अपराध को समाज के विरुद्ध कार्य या सामूहिक इच्छा का उल्लंघन नहीं समझकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष बन जाता है। तो ये साविवी समाज से संबंधित है। अब देखिए अंत में हम देख लेते हैं कि यांत्रिक समाज और साविवी समाज की तुलना या इनमें क्या अंतर है। तो यांत्रिक समाज में भेदभाव नहीं होता है, मतलब विभेदीकरण यहाँ पर नहीं होता है, उसका यहाँ पर अभाव होता है। जबकि साविवी समाज में जो है पर्याप्त मात्रा में विभेदीकरण होता है। यांत्रिक समाज में जो है व्यक्तिवाद का अभाव होता है, जैसा कि हमने पहले बात की है। जबकि साविवी समाज में व्यक्तिगत चेतना की स्वतंत्रता होती है। यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून जो है प्रभावी है, तो वहीं साविवी समाज में जो है प्रतिकारी कानून होता है। यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता जो है नैतिकता के आधार पर होती है और जो साविवी समाज है उसकी सुदृढ़ता अनुबंध के आधार पर होती है। यांत्रिक समाज अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है, जबकि साविवी समाज यहाँ एकता जो है उसकी प्रक्रियात्मकता पर डिपेंड करती है। यांत्रिक समाज की संरचना जो है संबंधता से बंधी होती है, वहीं साविवी समाज की व्यवस्था खंडात्मक होती है, वो खंडों में बटी हुई होती है। यांत्रिक समाज में संरचना प्राय सामान्य होती है और जो साविवी समाज है उसकी संरचना प्राय असामान्य होती है।